मंगली के लिए मंगली ही लड़की के लिए मंगली लड़का होना चाहिए, ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार है। सबसे ज़्यादा शादियाँ टूटती हैं अगर मंगल 5वें, 9वें और 10वें। यूक्रेन और रशिया का शुरू हुआ तो हमने सोचा था कि 10 दिन में नहीं चलेगा, उसको 2.5-3 साल हो गए। राजनीति क्या दिखाती है ज्योतिष में? तो यूक्रेन की अभी भी ढैया चल रही है लगन से, तो यूक्रेन की स्थिति तो अभी भी अच्छी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि अगले 2 साल में भी वो कोई इसको जीत पाएगा किसी भी तरह से। 2026 आ रहा है, तो आपको क्या लगता है ओवरऑल ये साल कैसा रहने वाला है? शनि जो है इस बार अब थोड़ा हायर डिग्रीज पे आ गया, तो उतना असर नहीं पड़ेगा जितना शुरुआत में होता है। तो इस बार का ये वाला साल काफ़ी हद तक पीसफुल जाने वाला है, ऐसा लगता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर जीडीपी 8 की तरफ चला जाए। हमारे देश की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अभी हमारे इलेक्शन है बंगाल में, तो क्या आपको लगता है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी? तो फिर ममता बनर्जी आएंगी? ममता जी का अभी तक पास में बड़ा अच्छा समय रहा है, लेकिन अब की बात जो है शनि जो है वो 12वें घर में से क्रॉस कर रहे हैं। ये कोई स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस बार की जो फाइट है बड़ी टफ फाइट रहेगी, जीत ना पाए ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है अपने अमित शाह जी है जी। उनकी पत्री बड़ी जोरदार है। राधे राधे। हर बार हम स्पिरिचुअल जर्नी में किसी एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ आते हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत किया है, जैसा कि हम पहले मिल चुके हैं। और आज मैं जिनके साथ हूँ उनसे मुझे पर्सनली मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जिस फील्ड से आती हूँ ज्योतिष के, वो ज्योतिष की शुरुआत करने वाले पायनियर व्यक्ति हैं, जिन्होंने हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष को इतना इजी कर दिया कि आप मोबाइल पे देख लो, आप लैपटॉप पे देख लो, जस्ट बिकॉज उन्होंने सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाया एस्ट्रोलॉजी का, जो मोबाइल पे भी चलता है, जो लैपटॉप पे भी चलता है, जो आपके पीसी पे भी चलता है, और ज्योतिष को इतना इजी कर दिया कि हर कोई व्यक्ति ज्योतिषी बन गया। तो मैं अपने तहे दिल से आज बुलाना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ अपने गुरु, अपने टीचर, जिन्होंने बहुत लोगों को ज्योतिष सिखाई और एक बड़ा ही ज्योतिष को एक अलग नाम दे दिया, जिसका नाम था फ्यूचर पॉइंट। मेरे ख्याल से आप में से हज़ारों लोग फ्यूचर पॉइंट को जानते हैं, और फ्यूचर पॉइंट को शुरू करने वाले हमारे सर अरुण बंसल जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं आपके साथ बैठ के सामने बात कर पाऊँगी। तो सर, आपने ज्योतिष को शुरू किया, ज्योतिष की शुरुआत यहीं से हुई, तो हम इसको आप क्या कहते हैं कि ये आपके ग्रहों की चाल थी, आपको भगवान ने ऐसे प्लैनेट्स दिए जिसकी वजह से आप इसको एक इंडस्ट्री, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बना पाए, या कुछ कर्मा भी साथ में थे? नहीं, डेफिनेटली मैं तो कहूँगा भाग्य ही था जी, क्योंकि मेरा कोई विचार नहीं था। हाँ। जब मैंने पहले एमएससी फिजिक्स किया, उसके बाद बाई चांस मैं कंप्यूटर में आ गया। अच्छा। तो कंप्यूटर में एमफिल और पीएचडी मैंने जेएनयू से किया, और बाई चांस फिर मैंने ज्योतिष में कन्वर्ट कर दिया उसको कि ज्योतिष में सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिया। हाँ। तो ये दिस वाज ऑल बाई चांस, कोई प्लान नहीं था। तो कोई मेरे कर्म नहीं थे, कोई मैं ज्योतिष नहीं जानता था। हाँ। और ना कोई हमारे परिवार में कोई जानता था, लेकिन ऐसे ही शौक उठ गया कि ये क्या चीज़ है, कि कैसे है, कैसे गणना होती है। और लोग कहते थे बहुत कठिन होती है गणना, ये होती है वो होती है, तो हमें तो समझ में नहीं आया कठिन क्या है इसमें। कि वैसे भी ब्राह्मणों के लिए टिपिकल पंडित लोग करते थे इसको। हाँ। कि आपको उनके यहाँ जाना है, पत्रा खोलेंगे, वो करेंगे, पर वो सारा सिस्टम चेंज हो गया। हाँ। अब हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ बहुत इजी हो गई। बेसिकली गणना जरूर अधिक है इसमें, और हर एक आदमी जो बिल्कुल मैथमेटिक्स से थोड़ा कम जानकार हैं वो नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई गणना नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा गणना हो। जो फिज़िक्स में और बाकी जो साइंसेज हैं उनमें बहुत गणनाएं होती हैं। तो ये भी एक गणना है ज़रूर, लेकिन ठीक है, उसका उपयोग किया और ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ। ये हाँ, ये ज़रूर है कि हमने आई हैपन टू बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर इन ऑन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उस समय कंप्यूटर ही नहीं थे। 1981 में हमने सबसे पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, और सबसे पहला सॉफ्टवेयर भी जेएनयू के कंप्यूटर सेंटर में ही डेवलप हुआ था। अच्छा। तो क्योंकि अपने पास कंप्यूटर तो थे ही नहीं, तो उसी जो कंप्यूटर हमें मिलता था उसी पर हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। सर, तो एक चीज़ जनरली लोग कहते हैं कि इसका नाम बदल दो, इसके ए लगा दो, एफ लगा दो, जी लगा दो, तो आपको लगता है इससे किस्मत बदल जाती है, ग्रह चेंज हो जाते हैं? इसका मेरा मानना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि देखिए हर लैंग्वेज का अपना वो असर है।
हिंदी में अगर ए लगा भी दिया तो राम को रामा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बल्कि बोलना तो हिंदी में तो वही बोलते रहते हैं। हाँ। श्याम है तो श्याम ही बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन उसमें ए लगा दिया, बस इंग्लिश में लग स्पेलिंग गया। हाँ। लिखने में ही तो हुआ। हाँ, तो हाँ, बोलने हाँ। में तो वही रह जाता है। तो और फिर न्यूमरोलॉजी जो है हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए अलग है। तो हर लैंग्वेज में अगर नंबर नामांक निकालेंगे वो अलग ही निकल के आएगा। तो उसको किससे मिला रहे हैं आप, हिंदी में मिला रहे हो कि इंग्लिश में मिला रहे हो? हाँ। हिंदी में आ लगा रहे हो या क्या कर रहे हो? इंग्लिश में कर रहे हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ये बहुत सही नहीं है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फेक्शन लोगों को होता है तो ठीक है। सर, आप बहुत मेदनीय ज्योतिष, जिसे मेदनीय ज्योतिष, विश्व की ज्योतिष पे बोलते हैं, आप सोने चांदी के बारे में बताते हैं, तो थोड़ी सी विश्व की बात करते हैं। अब जैसे कई वॉर चल रहे हैं, 2 वॉर करंटली, जब यूक्रेन और रशिया का शुरू हुआ तो हमने सोचा था कि 10 दिन में नहीं चलेगा, उसको 2.5 पौने 3 साल हो गए। तो आपको क्या लगता है, क्या विश्व राजनीति क्या दिखाती है ज्योतिष में? देखिए, यूक्रेन का बहुत ख़राब समय था जिस समय यूक्रेन ने वार शुरू करी जी। उनके अष्टम शनि चल रहे थे। वार शुरू हो गई। अब वो तो अष्टम शनि की तो चीज़ ऐसी होती है, हमेशा लॉस में ही जाती है, कभी फ़ायदा होता नहीं है। तो इस समय उस समय रशिया का भी 7.5 चल रही थी बाय द वे। तो रशिया को भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ इससे, लड़ते ही रहे। अब रशिया की स्थिति है कि उसकी 7.5 ख़त्म हो गई है। अच्छा। और यूक्रेन की अभी भी ढैया चल रही है, लगन से ढैया चल रही है, अष्टम शनि चल रहा है। हाँ। तो यूक्रेन की स्थिति तो अभी भी अच्छी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि अगले 2 साल में भी वो कोई इसको जीत पाएगा किसी भी तरह से। अगर वो हार मान लेगा तो वो उसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ है। तो ये भी हो सकता है कि यूएस यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर ले? यूएस यूक्रेन को? यूएस तो क्यों करेगा? यूएस की तो कोई क्योंकि मंशा नहीं दिखाई देती यूएस है। सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन यूएस कोई सब उसको टेक ओवर कर ले ऐसा तो नहीं लगता नहीं है। है। और ना ही कोई और कंट्री लगती है, ना बल्कि इवन रशिया भी नहीं यूक्रेन को पूरे को टेक ओवर करना चाहता है। हाँ। वो तो थोड़े से पोर्शंस को जो ज़रूर चाह रहा है जिसमें जहाँ पर कि रशियंस ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली जब भारत और पाकिस्तान बने तो वो भी तो वहाँ पे भी तो यही था कि मुस्लिम्स आबादी ज़्यादा है। हाँ। तो वहाँ पे वो पाकिस्तान बना दिया गया। गया। तो यहाँ पे भी वही है कि रशियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बहुत सारे एरियाज़ में, यूक्रेन के एरियाज़ में। तो वो चाहता है कि वो हमें मिल जाए, बस इतना ही है। और मेरे ख्याल से ये लेके रहेगा क्योंकि इस समय रशिया का पलड़ा एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। और अगले 2 साल के लिए तो कम से कम यूक्रेन बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है। मतलब 2 साल यूक्रेन के लिए और टफ है और रशिया के लिए बेटर है, युद्ध रुकेगा। हाँ, और साथ में जो पत्री भी जो है, हम अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन की पत्री देखें तो पुतिन की जो है वो तुला लगन है, बहुत संतुलित विचारधारा होती है। और जबकि उनकी ज़ेलेंस्की की जो है वृषभ लगन है। वृषभ लगन में तो क्या है कि उन्होंने बस जिद करनी है, उन्होंने बुल की तरह से जो सही मारने हैं, अड़ जाना है। हाँ। तो वो उनको जिद तो ज़रूर कर रहे हैं वो, और सोच रहे हैं कि कोई विश्व जो है उनको हेल्प कर देगा। ये सब दिखावा है। अष्टम ढैया में कभी भी कोई हेल्प नहीं मिलती है, सिर्फ दिखावे ही मिलते रहते हैं। और वही तो इस तरह से मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनको ये आगे लड़ना चाहिए। लेकिन अब जो भी है, और उम्मीद है जैसे अभी लग रहा है कि इलेक्शन हो जाए या कुछ हो जाए, तो इलेक्शन हो जाएंगे तो डेफिनेटली ज़ेलेंस्की तो बाहर ही हो जाने वाले हैं। और फिर जो भी दूसरे आदमी जो भी वहाँ के राजा बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो उसका जो निर्णय लेंगे मेरे ख्याल से तो ऐसे ही वार रुकेगी, और कोई तरीका है नहीं। तो सर वो जब व्यक्ति चेंज हो जाएगा तो उसके चार्ट से फिर प्रिडिक्शन, उसके चार्ट के हिसाब से देश का प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर तो दूसरा आदमी आ जाएगा तो दूसरा उसकी क्या नेचर है, कैसी नेचर है। और फिर जब तक मेरे ख्याल से यूक्रेन का भविष्य भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, भाग्य में शनि आ जाएंगे, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो लगता है इसमें 1-1.5 साल 2 साल लग सकते हैं, 2 साल करीब। लेकिन आगे भी जो यूक्रेन की पत्री है उसमें बहुत ही ख़राब समय है। अगले 10 साल तो यूक्रेन अब उठेगा ही नहीं, कैसे भी बिल्कुल नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसके चंद्रमा 11वें भाव में है। फिर तो शनि जो है, फिर उसके बाद 7.5 उनकी शुरू होने वाली है।
तो वो तो पूरा एकदम खराब ही समय उनका अगले 10 साल सर वैसे दिखाई भी देता इतना लॉस हो गया इतने समय की वॉर के बाद, आप बहुत बैक ऑफ में हो जाते है। हैं बिल्कुल बिल्कुल, इतने वैसे साल तो लगता युद्ध ही है, करके। लेकिन ग्रह चाल भी बता रही है। ओके। हाँ, और रशिया का टाइम, बेस्ट टाइम शुरू हो गया है। अच्छा, तो अब आगे तो मतलब जीत उनके जिम्मे ही हाथ है। में, हाँ, मतलब वो जो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं रशिया ऑक्यूपाई कर ही लेगा कर लेंगे अल्टीमेटली। कर लेंगे। इतना समय लगाने के बाद भी यूक्रेन इतना हाँ, कर्ज और वो लेने के बाद भी नहीं जीत शुरुआती पाए। जब लड़ाई की हुई थी तभी उस समय हमें तो सम दिखाई दे रहा था कि ये ऐसे ही होने वाला है, कि ये सर लड़ाई तो की शुरू से लग रहा था कि ये युद्ध इतना लंबा जाएगा। काफ़ी, तो उस समय ख़राब सी स्थिति तो थी ही। हम्म, यूक्रेन की जो छठे घर में हम्म, शनि जा रहे थे उस समय, छठे से सातवां आठवां, ये तीन घर, तो फिर लड़ाई रुकती नहीं है। फिर नवे में शनि आएंगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ओके। तो जैसे कहा जा रहा है, इस साल भी बहुत ज्योतिषियों ने कहा युद्ध होगा, पूरे विश्व युद्ध होगा, तो वो लगती है आपको कहीं संभावना? देखिए, विश्व युद्ध के लिए ना मेन बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रह चाल कैसी है, हमारी सबके लिए कैसी है, गोचर में ट्रांजिट में कैसे ग्रह चल रहे हैं। जो ट्रांजिट में जो ग्रह चल रहे हैं वो उसमें जब बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पोजीशन बनती है अर्थक्वेक्स वगैरह आने की, हाँ, वार की, और ये इस तरह नेचुरल से कैलेमिटीज की नेचुरल ज़्यादा कैलेमिटीज़ प्रोबेबिलिटी की। हाँ, बनती है। नहीं, वार भी उसी से बनती है, ओके। क्योंकि दिमाग जो है फिर जाते हैं। हम्म, जो राजाओं के दिमाग फिर गए तो उन्होंने वार ही करा देनी है। हम्म, तो बेसिकली अब जो इस पिछले साल भी मार्च में बना था, ऐसी हाँ, स्थिति आई थी। हाँ 25 में, हाँ। हाँ, कि 5 ग्रह इकट्ठे हो गए थे। हम्म। अब की बार 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं मार्च में। अच्छा। हाँ, हाँ, और एक ग्रह और साथ में आ एक गया, प्लस मंगल और हो आज। हाँ, गया। तो अब की बार मंगल भी साथ है, पिछली बार मंगल साथ नहीं थे। हम्म, तो अब की बार की स्थिति थोड़ी और गंभीर है, ये हम्म, मार्च में बनेगी, और मार्च में होने के बाद फिर 1-2 महीने के अंदर उसका असर आता है पूरी तरह से। तो यानी कि अप्रैल में जैसे कि मई, फिर हाँ। हमारे वहाँ पे हो गया था, टेरर अटैक हो गया था 20 अप्रैल को, फिर उसके बाद पाकिस्तान से छोटा सा युद्ध हो गया। तो ये स्थिति दोबारा से बन रही है, मार्च के बाद अप्रैल और मई में बनेगी। अप्रैल का महीना जो है काफ़ी हद तक काफ़ी ख़राब रह सकता है वार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और बल्कि भारत का भी अगर पाकिस्तान से कुछ होता है तो उसी समय होगा। ओके। अब हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर अगर कंटिन्यू होता है तो अप्रैल में होने के चांसेस बनेंगे। ओके। और वैसे मार्च में जो है, जैसे ही जब इकट्ठे होते हैं ग्रह तब अर्थक्वेक्स वगैरह थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा भी स्थिति रहेगी। सर इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि अब हम इतना माइन्यूटली एनालिसिस करते हैं हर चीज़ की, या मीडिया की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा ट्रांजिट हो जाती हैं। पहले भी सब चीज़ें होती ही थी, कारगिल युद्ध हुआ या छोटे मोटे बॉर्डर्स पे युद्ध होते ही रहते हैं, उनको इतना हाईलाइट नहीं करते थे। पर अब मीडिया के हाईलाइट करने की वजह से लोगों में एक डर सा भी क्रिएट हो जाता है। खैर, ये तो अलग बात है कि हाँ, डर से क्रिएट जानकारी जो है कई बार जानकारी कुछ हो जाती है। जानकारी जो है कई बार नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। हाँ, अच्छी जानकारी है तो पॉजिटिव होती है, हाँ, नेगेटिव जानकारी तो है वो खराब होती है। खराब होती तो ये तो चलता रहता है, ये तो इस तरह से ही देश विश्व चलता है। लेकिन मैं एक बात और कहना जी। चाहता हूँ कि ग्रहों के ही चाल में देखिए, जैसे अब चाइना का वार हुआ था 1962 में, तो 1962 में 8 ग्रह इकट्ठे हो गए थे। 8 ग्रह इकट्ठे हो गए थे तो उन्होंने इस तरह का हंगामा मचा दिया था। तो इस तरह से जो ग्रह जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वाकई में प्रभाव छोड़ते हैं, काफ़ी ओके। प्रभाव छोड़ते हैं। काफी और उस ऐसे समय में जो बच्चे भी पैदा होते हैं उनका भी उनके, हाँ, मानसिक संतुलन जो है ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं होता। सर एक चीज़ बताएं, जैसे यूएस अभी वर्ल्ड पावर है, तो आने वाले भविष्य में भी यूएस वर्ल्ड पावर रहने वाला है? अभी तो थोड़े समय तो रहेगा, ऐसी अच्छा। बात तो नहीं है। देखिए, बड़ा शिप है, अगर डूबते डूबते भी जो है टाइम लगता है। हाँ, अभी तो इस रहेगा। समय को ये एकदम यूँ कहें कि जी 2 दिन में, 4 दिन में, 2 साल में, 4 साल में ये नीचे आ जाएगा, तो ऐसा तो कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारत भी उस ऊपर की श्रृंखला में आ जाएगा। आ जाएगा। ये ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ये जब आएगा जब साढ़ेसाती एक बार शनि की जो साढ़ेसाती है इंडिया की, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि वो अभी कर्क में चंद्रमा है, तो उसको कर्क में चंद्रमा में आने के लिए भी 10 साल लगेंगे, अच्छा। शनि को आने में वहाँ पे कर्क में। तो 10 साल बाद, कम से कम 10 साल बाद, फिर उसके बाद जो है 12-13 साल बाद कह सकते हैं
कि फिर तेजी से उन्नति होगी भारत की, अच्छा, और फिर वो एक बार से फिर विश्व दिखेगा। में चमकेगा। क्योंकि अभी तो यूएस डॉलर की और इंडियन करेंसी में बहुत डिफरेंस, 90 रुपीज़, 91 हाँ रुपीज़ का हो गया। हाँ, अभी तो थोड़ा सा इस तरह से, वैसे भी क्या है, जब गुरु उच्च के होते हैं ना, हाँ। तो ये मार्केट में स्लम्प लेके आते हैं। हम्म। गुरु उच्च के हैं, हाँ। तो जैसे अब ये कर्क जून में कर्क में आ जाएंगे, और 1 साल के लिए इसमें इसमें रहेंगे। रहेंगे, हाँ। फिर इसके बाद जो स्थिति आएगी 27 में, उसमें प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन आएंगे और ओके। गोल्ड सिल्वर के रेट्स ऊपर जाएंगे। ओके, तो मतलब प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 2027 तक का वेट करें हम, वेट करना तब चाहिए। अच्छी रेट में मिलेगी हाँ, प्रॉपर्टी। तब अच्छे बेटर रेट में मिलेगी। और गोल्ड खरीदना हो तो अभी खरीद लेना चाहिए, हाँ। क्योंकि अभी ये और बढ़ेगा। गोल्ड सिल्वर अभी जैसे कर्क में गुरु आ जाएंगे तो और बढ़ अच्छा, जाएगा। मतलब आपका कहना है जून के बाद जून और के बाद राइज और रेट बढ़ हो जाएंगे। जाएगा। हाँ, तो ये कहीं रुकेगा जाके या नहीं रुकेगा? और खैर कोई हर एक की सीमा होती है, लेकिन फिर भी ये जो अभी 1.5 लाख के पार तो कर ही सकता है इसी साल में। अच्छा। सोना जो है 1.40 से 1.5 के बीच में तो आ ही जाएगा, इतना तो मिनिमम आ ही जाएगा। और चांदी भी और थोड़ा और बढ़ सकती है अभी, लेकिन वो बढ़ने का टाइम है, अभी उसमें टाइम है। जब ये जून में गुरु आएंगे तब उस समय बढ़ेंगे। फिर 1 साल तक सस्टेन करेगा। हाँ, फिर वो साल अभी एकदम नहीं बढ़ेंगे। अभी तो बल्कि ऐसा लगता है कि इनका जनवरी में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, थोड़ा अभी रेट ऊपर आ गए हैं, तो रेट थोड़े से डाउन होंगे। ओके। और बैलेंसिंग हो जाएगी अभी तो गुरु सोने में कम से कम 10% की बैलेंस करेक्शन आनी चाहिए, और चांदी में लगभग 20% की करेक्शन आनी चाहिए। ऐसा उम्मीद है जनवरी में ही हो जाना चाहिए। अच्छा। इसके बाद फिर दोबारा से रेट चढ़ेंगे, फरवरी मार्च में फिर दोबारा चढ़ेंगे, अब मई में थोड़े से डाउन आएंगे, और जून में जो है उम्मीद है जून जुलाई में फिर तेज़ी से बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि उस चंद्रमा समय कर्क में चले गुरु जो जाएंगे। है कर्क में आ जाएंगे, गुरु जुपिटर हाँ, उसमें आ कर्क में आ जाएंगे। जाएंगे। सर, अब अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अभी यहाँ हमारे इलेक्शन है, ममता बनर्जी ये बंगाल में इधर की तरफ, तो क्या आपको लगता है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी? जिस तरीके से ममता जी का सर्वस्व वर्चस्व है वहाँ पर और किसी को सस्टेन नहीं कर पाती कोई भी पार्टी, तो फिर ममता बनर्जी आएंगी? ममता जी का अभी तक पास्ट में बड़ा अच्छा समय रहा है जी। तो जीतती रही हैं, लेकिन अब की बात जो है, शनि जो है वो 12वें घर में से क्रॉस कर रहे हैं उनके। अच्छा। लगन से 12वें में है, चंद्रमा से 11वें में है। ये कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं स्थिति है, नहीं हाँ। है। तो इस बार की जो फाइट है बड़ी टफ फाइट रहेगी उनको लिए। अच्छा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इसको उतना जीतने में ना, मतलब जीत ना पाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस बार जो है जो अपने अमित शाह जी हैं, उनकी पत्री बड़ी जोरदार है। अच्छा। अमित शाह जी बड़ा टक्कर देने वाले हैं उनको। मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी, एस्टेब्लिश हो सकती है। पूरे ही देश के हर राज्य में बीजेपी धीरे धीरे, जैसे अपोजिशन कहता है कि ईवीएम मशीन में कुछ कर दिया है। खैर ये तो खैर कहने वाली बातें हैं, लेकिन देखिए अगर कुछ भी होता तो टेक्निकल्स उनके पास भी हैं, टेक्निकल्स इधर भी हैं, तो वो कोई भी बता देता कि इस तरह से हुआ है गड़बड़। आज तक वो इतने सालों में नहीं बता पाए, तो बेसिकली अगर फैक्ट होता तो अब तक सामने आ जाता है। ऐसा है। ठीक बात, बिल्कुल। अब हमारे सेंट्रल इलेक्शन भी आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। आपको क्या लगता है कि अब किसकी आनी है? जिस तरीके से हिसाब है उस हिसाब से तो बीजेपी के अपोजिशन बचा ही नहीं है। हाँ, मोदी जी ने सबको साफ कर दिया है। तो मोदी जी ने नहीं साफ किया, साफ अपने आप हो गए। मोदी जी के कर्मों की वजह से वो सब साफ अपने आप हो गए। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई उनको ज़बरदस्ती डाउन किया है, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि काम तो उनके डेफिनेटली है ही हैं इस तरह के कि उसको सब लोगों ने प्रेज़ किया है, इंटरनेशनली भी प्रेज़ मिली है उन्हें। तो और अभी अगले इलेक्शंस में जब भी अब ये 29 में आएंगे इलेक्शंस, तो जब उस समय की जो स्थिति है काफ़ी मोदी जी के फेवर में, बहुत ज़्यादा फेवर में है। और उस समय बल्कि अमित शाह जी तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो पीएम चेंज हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो कोई इसमें इतनी तो नहीं, कहते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में योगी जी का नंबर है एज अ पीएम।
नहीं कहते हैं, लेकिन पर ऐसा 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 कुछ नहीं हुआ, संभावना वैसी आपको कोई नहीं बात लगती है। कि ये हाँ, चेंज होंगे? कहने को तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए सर, ये तो रही पॉलिटिकली बात, पॉलिटिकली प्रेडिक्शन। अब 2026 आ रहा है, तो हाँ, आपको क्या लगता है ओवरऑल ये साल कैसा रहने वाला है लोगों के लिए? लोगों के लिए कैसा साल रहने वाला है? देखिए ये अभी जो है 25 में मीन में शनि गए हम्म और फिर वक्री हो गए थे। लोगों को अच्छी तरह से उन्होंने धोया। हाँ। बहुत लोग परेशान हुए हैं इसमें। गुरु के घर में जब शनि होते हैं तो बड़ा नेगेटिव फल देते हैं, बहुत त्राहिमाम कराते हैं। और ये जो है वक्री होने पे और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति रही। अब की बार जो है गुरु जो है कम से कम उच्च के रहेंगे, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करके पावर रखेंगे, उनकी रहेगी, हाँ। दृष्टि भी पड़ेगी उनके ऊपर, तो कंट्रोल करके रखेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि शनि जो है इस बार अब थोड़ा हायर डिग्रीज पे आ गए वो, तो उतना असर नहीं पड़ेगा जितना शुरुआत में होता है। में फर्क पड़ता है, हाँ। तो इस बार का ये वाला साल काफ़ी हद तक पीसफुल जाने वाला है, ऐसा लगता है। मच बेटर देन 25। मतलब लोग इकोनॉमिकली भी ग्रो इकोनॉमिकली भी करेंगे, ग्रो करेंगे। जो जॉब्स लोगों की छूट गई थी या हाँ, फाइनेंशियली हाँ, स्टे बैक था, हाँ। उससे बेटर रहेगा। और थोड़ा जो एकदम झटके लगे कई, हाँ। जैसे ट्रम्प जी ने लगवा दिए बहुत सारे झटके, या इंटरनेशनली और प्रॉब्लम्स आई, वार हुई, छोटी सी वार हो गई, तो ये सब जो है, तो ये इस तरह का बहुत ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे। पर्टिकुलरली आफ्टर जून काफ़ी स्मूथ अच्छा। लाइफ रहेगी और काफ़ी प्रोग्रेसिव लाइफ रहेगी, और बल्कि अपना जीडीपी भी जो है ना और आगे बढ़ सकता है तेज़ी से। और बल्कि अभी तो 7 की उसमें जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर जीडीपी 8 की तरफ चला जाए। अच्छा, मतलब 2025 से 2026 अच्छा रहने वाला है, बेटर रहेगा सभी के लिए। इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा इंडिया के लिए रहेगा। तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, एक चीज़ 2025 में एक दुखद घटना बहुत बड़ी हुई, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें 250 लोग ख़त्म हो गए। एक चीज़ मेरे मन में सवाल आता है जनरली एज एस्ट्रोलॉजर भी, कि सबके चार्ट में वही कॉम्बिनेशन बन रहा था। देखिए, हमने इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। हाँ। कि क्या ऐसा होता है क्या, कि क्या सबके चार्ट ऐसे होते हैं क्या? हाँ। ऐसा नहीं होता। अच्छा। अगर जो स्थान का या जो भी है, आप अगर किसी गाड़ी में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, तो उसकी जो पत्री है वो आपको सुपरसीड करती है। आप अगर मान लीजिए भारत में युद्ध हो जाए, तो फिर भारत की जो पत्री है सुपरसीड करेगी। फिर आपकी इंडिविजुअल की पत्री जो है ना वो उतना मायने नहीं रखती है। तो हम इसको ये ले सकते हैं कि पायलट की पत्री काम कर रही थी? नहीं, पायलट की नहीं, बल्कि हवाई जहाज की खुद की भी तो पत्री होती है, पायलट ही नहीं खाली कहना चाहिए। अच्छा। पायलट भी तो उसमें एक अंग था 250 में। हाँ। तो वो भी चला गया, वो भी चले गए। तो हाँ। वो जन्म पत्री तो मेनली हवाई जहाज की जन्म पत्री जो कहिए, कि जो कि उसकी ख़राब हुई, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आई और फिर उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो बेसिकली शिप की खुद की, प्लेन की खुद की जो हॉरोस्कोप है वो ज़्यादा ख़राब थी, और उसकी वजह से इन सब का। वो कैसे जज होगी सर? अब वो जज, ये बात ज़रूर है, मतलब इसमें मान्यता इस प्रकार से है। अब जज कैसे हो, वो तो क्या है कि प्लेन की भी पत्री बनाई जा सकती है जब वो प्लेन रिलीज हुआ, जब वही निकला। बात है। हाँ, जब हमें हैंडओवर हुआ, जब हाँ, रिलीज हुआ, हाँ, तो वो release, पत्री मानी जाएगी हाँ, उसकी। हाँ। ओके सर, आजकल बहुत करंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, मेरे पास भी इश्यूज आते हैं डिवोर्स के। तो लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो पत्री मिलाई थी, आप तो कहते हो पत्री मिला लो तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि गुण मिलान किस हद तक इफेक्ट करता है मैरिज को आपकी? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। एक्चुअली हम जब देखो आजकल इतना ज़्यादा मतपत्री मिलान का हाँ। वो हो गया है। हाँ। कि कुंडली वहाँ पहले, बल्कि उनका बायोडाटा देखने से पहले जन्मपत्री वो कंप्यूटर ही पहले मिला के दे देता है। हाँ। जो साइट्स हैं वो, हाँ, वेबसाइट्स हैं, हाँ, वही मिला के दे देती है कि इतने गुण मिल रहे हैं, मंगलिक दोष है, नहीं है, ये आपको फिर लोग उसी के ऊपर डिसीजन लेने लगते हैं कि हमें ये इस पे जाना है कि नहीं जाना है। जबकि हमने इसके ऊपर रिसर्च करी काफ़ी, करीब 2500 हॉरोस्कोप्स के ऊपर रिसर्च करी हमने इसमें, कि ये गुण मिलान काम करता भी है कि नहीं करता है जी। इसमें पीएचडी की डिग्री है और मेवाड़ यूनिवर्सिटी से, तो इसी पॉइंट पर कि, और वहाँ पर हमने ये सर्वे किया तो पता चला कि ये जो
36 गुण मिलाने का सिस्टम है, ये कभी किसी ज़माने में बड़ा साइंटिफिक तरीके से बनाया होगा, लेकिन उसमें कहीं कुछ चीज़ें या तो मिस हो गई हैं या यूँ कह लीजिए कि विद टाइम वो इनइफेक्टिव हो गई है। अब हमने जो रिसर्च करी, उसमें जो सर्वे किया, उसमें पाया कि चाहे आपका तो गण दोष है, वश्य दोष है, तारा दोष है, या कोई भकूट दोष है, कुछ भी मिला लीजिए, नाड़ी दोष है जिसको बहुत बड़ा दोष मानते हैं, लेकिन किसी का भी प्रभाव एकदम बिल्कुल 0% रहा, बिल्कुल 0, कोई इसका कोरिलेशन ही नहीं मिला। अच्छा। कि थोड़ा बहुत कोरिलेशन हो कि इससे क्या वाकई में हम कोई चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो हमें इस प्रथा को तो बल्कि बहुत जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहिए, जिससे बहुत सारी शादियां सिर्फ इसलिए हो जाती हैं गुण मिल रहे हैं। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं गुण का कोई रोल ही नहीं है जो 36 गुण जबकि में लाते हैं। वो गलत प्रथा शुरू हो चुकी है एक तरह से, यूँ कह अच्छा, लीजिए। अच्छा। ये ज्योतिष की तरफ से ये बल्कि एक वरदान नहीं है, ये मिस्टेक हो गई है। अच्छा। और वो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही फिर हम मंगलिक मिलान भी करते हैं। हाँ, मांगलिक भी मिलाते कि हैं। 12, 1, 4, 7, 8 में मंगल हो तो वो मंगली हो गया, और मंगली के लिए मंगली ही लड़की के लिए मंगली लड़का होना चाहिए, ज़रूरी है, ये है, वो है। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार है। हमने इसके बदले में हमने पाया कि मंगल जो है 5वें, 9वें, 10वें में हो तो ज़्यादा अशुभ है। अच्छा। सबसे ज़्यादा शादियाँ टूटती हैं अगर मंगल 5वें, 9वें और 10वें में हो। हाँ, मेरे भी दिमाग में 2-4 चार्ट आ गए जिनके 5th हाउस में मंगल है। हाँ, पर सर तो इसको हम खत्म कैसे करेंगे? फिर वो तो शनि लेगेसी में चला आ रहा है। अब नहीं, धीरे धीरे जैसे प्रचार बढ़ेगा इस बात का, तब लोग मानेंगे। तब लोग मानेंगे और ये समझेंगे कि इसको नहीं करना चाहिए। कम से कम जो लोग अपने आप मिला लेते हैं पत्री, वो हाँ, वो तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और फिर जो भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास भी तो बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं हैं, वो भी तो अपने किताब से पढ़ा और उसके अनुसार बताते हैं, देखते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि क्या वाकई में ये काम करता है कि नहीं करता है, और उनको भी इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस में सोसाइटीज़ में जाना चाहिए, जहाँ डिस्कशंस ग्रुप में जाना चाहिए और सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कब कैसे काम करता है। रिसर्च है, PhD वर्क है, इट इज़ ऑन द इंटरनेट, अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो आप इसको पढ़ें, समझें, तो समझ में आता है फिर कि क्या होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें अलग और रूल्स हैं, जैसे शनि का प्रभाव भी है। शनि उच्च का होता है तो वो शादी में बहुत प्रॉब्लम्स डालता है। शनि का उच्च का होकर अगर 7वें घर को देख रहा है तो प्रॉब्लम आती है। शनि मंगल की दृष्टि होती है तो प्रॉब्लम आती है। गुरु भी इसमें पूरा साथ देता है। गुरु उच्च का हो तो शादी नहीं करने देता, या लेट कराता है। लेट कराएगा। हाँ, गुरु 9th हाउस में हो, भाग्य में है गुरु हो, और या 11th हाउस में हो तो गुरु बहुत ज़्यादा शादियों में तोड़ फोड़ कराता है। तो उसमें राहु केतु का भी असर रहता है। राहु अगर 11वें भाव में है या 5वें भाव में है तो वो भी शादी तोड़वाने में सक्षम है। बुध, सूर्य और शुक्र अगर ये तीनों इकट्ठे 9th हाउस में आ जाएं तो शादी नहीं होने देते। तो कोई सा भी ऐसा ग्रह नहीं है जो शादी पे असर नहीं डालता है। मतलब सब मिलके लगे हुए। हाँ, सब मिलके लगे हैं। ये तो तो है। लेकिन हम अभी जो देखते हैं, गणना करते हैं, उसमें सिर्फ एक चंद्रमा को ले लेते हैं। हाँ। चंद्रमा की राशि के अनुसार सारे गुण मिला देते हैं। सारे गुण मिला देते तो ये करना एक सफिशिएंट नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे रिसर्च करनी चाहिए, ज्योतिष को हमें नया रूप देना चाहिए, और उसके बाद अगर हम जब ये ज्योतिष को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर है एक गोली देता है, मरीज ठीक हो जाता है, ऐसे ही ज्योतिषी भी होगा कि ज्योतिषी ने अगर एक बता दिया ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा फिर। तो लेकिन उसके लिए हमें ज्ञान और होने की ज़रूरत है। सर उसके लिए जैसे आजकल आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। नए नए ज्योतिषी आके नए नए उपाय बताते हैं, 1-1 मिनट के उपाय बताते हैं और कहते हैं प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आपको भी लगता है ऐसा होता है? देखिए, मैं बिल्कुल वैसे तो इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, और वो भी मनगढ़ंत उपाय होते हैं, पूरा मनगढ़ंत होते हैं। मैंने देखे हैं किस प्रकार से रूल बनते हैं, ये उपाय बनते हैं। हाँ। ये बुध का उपाय चाहिए, अच्छा तो बुध के लिए हरा होता है, तो हरा कुछ बता दो, या कुछ मूंग की दाल बता दो, कुछ तो इस तरह से बताए जाते हैं। तो कुछ भी उसे गाड़ना बता दिया, या बहाना बता दिया, या दान बता दिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उपाय काम करते हैं, लेकिन हमें अपने जो वैदिक उपाय हैं, जिनमें
खास तौर से मंत्रों का उच्चारण है, रत्न है, रुद्राक्ष हैं और यंत्र हैं, इनका उपाय करने से डेफिनेटली हमें शांति मिलती है, उसका उपाय से लाभ मिलता है। यहाँ तक देखा गया है जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, उसका जाप करने से, उसका अनुष्ठान कराने से मरीज जो है घर तक वापस आ जाता है, जिसको कह दिया जाता है कि ये अब शायद वापस नहीं आएगा। तो काम करते हैं, उपाय काम करते हैं, लेकिन वैदिक उपाय पे अगर हम अपनी आस्था रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वो शायद हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं, जो आजकल के नए नए ऋषि मुनियों से बने हुए हैं वो उपाय तो अपने ऐसे ही हैं उनकी। सर वही बात है कि ना ये मैं भी कहती हूँ कि आप ये बेकार के उपाय, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि ये उपाय उन्होंने बताया, मैंने कहा कुछ काम नहीं करेगा। आप पूजा पाठ करो, अपने मंत्रों का जाप करो, एक नियम संयम के साथ चलो, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है। छोटी छोटी चीज़ें, ये 1 मिनट के उपाय से कुछ नहीं होता है। सर अभी हम बैक स्टेज बात कर रहे थे तो आप AI का बता रहे थे, क्योंकि जैसे अब मुझे लगता है ज्योतिष का भविष्य बड़ा खतरनाक है। जैसे AI आ गया है तो अब आगे वाली जो जेनजी जनरेशन है वो तो इतनी पेशेंस है ही नहीं उनमें, तो वो तो AI से पूछेंगे बताओ क्या होना है। तो क्या ये ज्योतिषियों का भविष्य खराब है या ज्योतिष का भविष्य क्या आपको नज़र आता है AI के आने के बाद? देखिए मेरे को जो लगता है, देखिए अभी तक सबसे पहले तो जब हमने शुरुआत की थी 1981 में, तब गणना भी सही नहीं होती थी। हाँ। ज्योतिष की गणना भी जो है 50% से ज़्यादा हॉरोस्कोप्स गलत आती थी, और उसमें ख़ास तौर से डिग्रीज सही होना तो बहुत ही मुश्किल होता था। अगर लगन पत्रिका भी बन गई तो डिग्री नहीं होती थी सही से। जो दशाएं निकलती थी उनकी डेट्स सही नहीं होती थी। फिर उनके अंदर आगे कैलकुलेशन होती ही नहीं थी, जैसे षडबल है, अष्टक वर्ग है और इतनी प्रकार की गणनाएँ हैं, वो सूक्ष्म गणनाएँ उसमें होती ही नहीं थी। आज की डेट में कम से कम कंप्यूटर के होने से ये सब कुछ तो सुविधा हो गई है, और अब मोबाइल होने से सब चीज़ें आपके हाथ में आ गई। फिर इसके बाद आया युग इंटरनेट का, तो इससे आपको जो है कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बहुत सब देशों की इन्फॉर्मेशन मिल गई, वहाँ पे ज्योतिष क्या है, यहाँ क्या है, फिर विदेशों में कैसे इसको ले रहे हैं। तो धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस, ज्योतिष की प्रोग्रेस जो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कंप्यूटर के साथ साथ काफ़ी हुई है। और अब जो ये AI का युग आया है, ये तो ज्योतिष के लिए वरदान है। अच्छा। ये तो मेरे ख्याल से अगले 5 से 10 सालों में जिस तरह से जो कंप्यूटर का युग बदला है, ऐसे अगले 5 से 10 सालों में ज्योतिष का युग बदल जाएगा। अच्छा। टोटली बदल जाएगा। जो अभी हम आज की डेट में जो हम करते हैं, अभी क्या है कि ज्योतिषी, हम एक बड़े ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सारे हजारों हॉरोस्कोप्स का एक्सपीरियंस है। उसको मालूम है कि ये योग कब काम करता है, कब यह काम नहीं करता है, तो अपने एक्सपीरियंस से बताता है, प्रेडिक्शन देता है। पढ़ा तो उसने भी वही किताबें हैं जो और नए ज्योतिषी ने पढ़ी हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है। AI में यही एक खास बात है कि वो एक्सपीरियंस गेन कर लेता है। अच्छा। उसके अंदर हम लाखों हॉरोस्कोप फीड कर देंगे, ये डॉक्टर्स की हॉरोस्कोप्स है, ये इंजीनियर्स की हॉरोस्कोप्स है, ये इनकी शादी अच्छी चली है, इनकी शादी में ये कष्ट आए हैं, हाँ। तो वो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा। ओके। हमें एक बार फीड करने की बात है, उसको ट्रेन करने की बात है। ट्रेन कर देंगे तो उसके बाद फिर वो जो है अपने आप ही कॉम्बिनेशन निकाल कर वो ये देख सकता है कि कौन से कॉम्बिनेशन में ये चीज़ बैठती है, फिट बैठती है, कौन से में नहीं बैठती है। तो एक तरह से योग निकाल लेगा, जो कॉम्बिनेशन है उसे कहिए योग कह लीजिए, योग निकाल लेगा। हाँ, तो वो AI अपने योग बना लेगा कि इन योगों से ये स्थिति में ये उतार चढ़ाव आता है। तो इस तरह से जो प्रेडिक्शन है, AI की जो प्रेडिक्शन होगी वो बहुत बहुत एक्यूरेट होगी कंपेयर टू ह्यूमन माइंड। ओके, तो मतलब वो करेगा भी फास्ट करेगा, हाँ फास्ट भी करेगा, और डेटाबेस भी उसके पास बहुत बड़ा होगा, तो उसके लिए उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो ये जो है एक तरह से सीन ही बदल जाने वाला है। और जो अभी हम सोचते हैं ना कि क्या हम ग्रहों से, हमें यही डाउट होने लगता है कि क्या हमें ग्रहों से पूछना चाहिए कि हमें मैचिंग करनी है या ये शादी चलेगी नहीं चलेगी। तो मैं कहता हूँ कि जब AI का युग पूरी तरह से आ जाएगा तो आदमी फिर उससे ही पूछ के करेगा, और उसके बाद ही मतलब जो भी डिसीजन लेगा। तो ह्यूमन ज्योतिषी खत्म हो जाएगी? ह्यूमन ज्योतिषी खत्म तो इसलिए नहीं होंगे, जैसे कि आज के दिन में भी डॉक्टर जो हैं
अपना काम तो करते ही हैं, जबकि सारी रिपोर्ट्स जो है वो उसमें आ जाती है, मेडिकल रिपोर्ट में आ हाँ। जाती है, सारी चीज़ आ जाती है कि ये एंटीबायोटिक काम कर रहा है, ये एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहा है, ये वाली बीमारी है, ये वाली बीमारी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है। उसको ठीक बात समझने है। के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही AI आपको हेल्पिंग टूल हो जाएगा, और ज्योतिषी की तो तब भी आवश्यकता रहेगी, लेकिन हाँ मॉडर्न ज्योतिषी होंगे, मॉडर्न ज्योतिष। पढ़े लिखे ज्योतिषी होंगे। हाँ। वो ये वाले ज्योतिषी नहीं होंगे जो समझते ही नहीं कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, या ये गणनाएं कैसे हो रही है, ये क्या है। इसके लिए बल्कि मैं आपको बहुत एक नई खबर भी देना चाहता हूँ कि अभी हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी में एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी जुलाई से शुरू हो जाएगा। वो है BTech इन कंप्यूटर एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। ओके। उसमें 50% कोर्स कंप्यूटर का है, 50% कोर्स एस्ट्रोलॉजी का है। तो आदमी जब वो पढ़ के निकलेगा, बच्चा निकलेगा, जब भी जो लड़का निकलेगा, तो उसको ज्योतिष भी पूरा आता होगा और कंप्यूटर भी पूरा आता होगा, उसे AI भी आता होगा। तो वो सब कुछ समझता होगा। जब निकलेगा तो वो अपने आप में, एक तो पहली बात तो खुद रिसर्च बहुत आगे अच्छे से कर पाएगा। तो ज्योतिष जो है तब बदलेगी जब उसमें उस तरह के पढ़े हुए लोग इसमें बाहर। तो सर ये रेगुलर कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है कैसे? नहीं, पूरा रेगुलर BTech मतलब वहीं रहना पड़ेगा? हाँ, पढ़ना तो वहीं पे पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन तो BTech तो ऑनलाइन नहीं होता है। ओके, तो वहीं जाके वहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि एक यूनिवर्सिटी में शुरू होने के बाद जब इसकी जैसा रिस्पॉन्स आएगा ना, तो ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसको फॉलो करेंगी। ये बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तो अलाउ करा है कि आप मिक्स मैच करके कोर्सेज बनाइए। हाँ। तो ये उसी की एक देन है कि मिक्स मैच किया है। तो एक दो स्ट्रीम्स को पैरेलली हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो इस तरह से फिर वहाँ पे PhD भी करवा रहे हैं, MA भी करवा रहे हैं, बाकी और चीज़ें भी करवा रहे हैं, BA भी करवा रहे हैं, तो बाकी सभी कोर्सेज करवा रहे हैं। तो लेकिन इस तरह की जब कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू होंगे तो एक नई जनरेशन आ जाएगी इसके अंदर, रेवोल्यूशन आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा, ज्योतिष के फील्ड में रेवोल्यूशन आ जाएगा। और उसमें फिर जो है कि आप ज्योतिष करिए या कंप्यूटर करिए, आप दोनों में से स्ट्रीम चेंज मैं यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। नहीं, दैट्स ग्रेट। कुछ नया आएगा। एक मीडिया से कनेक्टेड जो हम लोगों को इशू होता है, वो आने वाले इन लोगों को, करने वालों को नहीं होगा, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और उनको सब एस्ट्रोनॉमी भी आती होगी सही से, और उनको मतलब ज्योतिष भी अच्छे से समझ में आता होगा, कंप्यूटर भी समझ में आता होगा, AI भी समझ में आता होगा, तो बिल्कुल ट्रेंड होंगे न्यू टेक्नोलॉजी पर। तो दे विल बी एबल टू चेंज द एंटायर एस्ट्रोलॉजी कम्प्लीटली। और मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी अगले दिनों में बहुत कुछ चेंज होने वाली है। अभी हमने जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिसमें हम रेन फोरकास्टिंग करते हैं। अच्छा। जिसमें हमने डेटा डाला रेन का, और उसमें डाला जो ग्रहों की स्पीड का, चाल का, और उन दोनों को कोरिलेट कर दिया। अच्छा। उनको कोरिलेट करके हमने निकाला कि कैसे, कौन से ग्रह हैं जो कि बारिश ज़्यादा करवाते हैं। अब जैसे एक बहुत छोटा सा फार्मूला बताता हूँ कि मंगल और शनि की जब भी युति होती है तो बारिश ज़्यादा होती है। ये हमने नया फार्मूला उसमें से निकाला। सर उसमें तो कहते हैं कि नक्षत्र कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। देखिए, उससे भी ज़्यादा बहुत सारी और चीज़ें हैं। अच्छा। नक्षत्र भी बहुत स्थूल है, वो भी 13 डिग्री का है। हाँ। तो 13 डिग्री तो क्रॉस करने में, अगर सूर्य को भी लेंगे तो 13 दिन लगते हैं। तो 13 दिन एक नक्षत्र में रहेगा तो बारिश थोड़ी होती रहेगी। चंद्रमा भी एक नक्षत्र में एक दिन रहता है तो 24 घंटे थोड़ी बारिश होती है। तो वो हमें और इसके सूक्ष्म में जाने की ज़रूरत है, और माइन्यूट कर दिया। और हाँ, और उसमें माइन्यूट जानने की ज़रूरत है। और उसमें भी फिर हमें बाकी ग्रहों को भी साथ में लेना पड़ा। हमें जब सबसे ज़्यादा मालूम पड़ा कि मंगल और शुक्र जो है सबसे ज़्यादा बारिश देने वाले हैं। हाँ, सूर्य के साथ में, सूर्य तो है ही है। हाँ। सूर्य तो है ही है, क्योंकि सूर्य जुलाई में बारिश होती है, कर्क में जब है तो है, लेकिन कर्क में कह देने से बारिश नहीं हो जाती। हाँ। कि हाँ जी ये चर राशि में है या इस, तो चर राशि में तो दोबारा और भी आता है, तब भी ऐसा नहीं होता। जल तत्व में जो है और भी 3 बार आता है, 3 बार आएगा, तो तब तो बारिश नहीं होती। हाँ। तो एक ही बार हो रही है। हाँ। तो क्यों हो रही है इसमें? हाँ। तो इसकी गणना करने की और भी आगे, इसी तरह से हमने उसी चीज़ को आगे एक्सटेंड किया है कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइस निकालने के लिए। अच्छा।
इसी तरह से शेयर मार्केट के प्राइस कैलकुलेशन के लिए उसी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, उसके मेथडोलॉजी को हमने नहीं, जैसे use मेरे करा। से भी बहुत से लोग गोल्ड और सिल्वर के कॉस्ट पूछते रहते हैं, तो कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो हम खरीद के देख सकें कि गोल्ड कब बढ़ेगा, हमने सिल्वर बनाया कब? हुआ है, दे ओके। सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर थोड़ा देखिए एक बात ये है कि जो हमारे जो ग्रह है ना, इनकी भी लिमिटेशन है। ये हम सिर्फ 9 ही ग्रह तो ले रहे हैं ना, हम सारा कुछ तो नहीं ले रहे, हमारे पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो ये दिस अकाउंट फॉर 75% ऑफ द इवेंट्स। ओके। हमारी जो लाइफ के भी जो 75% इवेंट्स हैं ये ग्रहों से आधारित है, 100% नहीं है। नहीं है, हाँ। और चीज़ें भी हैं इसके अलावा, तो 25% जो है वो फिर भी रह जाता है। हाँ। तो किसी भी चीज़ में, चाहे हम गोल्ड सिल्वर ले रहे हैं, चाहे हम मानसून ले रहे हैं, या फिर हम कुछ और ले रहे हैं, उसमें हम 75% तक गणना जो है हम ज्योतिष के आधार पर कर सकते हैं। ये हमारा ये इस पर भी हमने एक सर्वे किया था कि कितना हम परसेंट ये जो ज्योतिष के ऊपर आधारित हैं। अच्छा। ये चीज़ें, हाँ, तो इसमें हमने पाया कि 75% से ज़्यादा वो नहीं निकलता है। नहीं निकल रहा। हाँ, तो उतनी एक्यूरेसी लेवल पर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज्योतिष का आधार बना सकते हैं। ओके। ओके। तो ये कहें कि ज्योतिष के बाद फिर कुछ भी नहीं बचता, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। ऐसा तो नहीं है हाँ, सर, बहुत चीज़ें और भी हैं। हाँ, आपकी बाकी चीज़ें भी आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं, ऐसा करती नहीं है। है। सर, जैसे नए-नए ज्योतिष बहुत आ रहे हैं, नए-नए ज्योतिषी आ रहे हैं, आप उनको क्या एज़ अ बड़े, एज़ अ टीचर क्या आप गाइड करना चाहेंगे? क्या आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, कई बार हम क्या है कि मैथमेटिक्स में घुस जाते हैं हुँ, कि सूर्य में चंद्रमा की डिग्री जोड़ दो, उसमें मंगल की डिग्री घटा दो, और उसके बाद उसे 4 से डिवाइड कर दो, तो जो प्राप्त होगा उससे ये होगा, वो होगा, ऐसे करके हम आगे चीज़ों में निकल जाते हैं। इस प्रकार की जो गणना है ना, देखने में तो बड़ी आसान लगती है और सटीक सी दिखती है, लेकिन होती नहीं है। अच्छा। आपको बेस जो है हमारा एस्ट्रोनॉमी है, ग्रह चाल है। तो ग्रहों के ऊपर केंद्रित अपना फोकस करके उसके बाद फिर हम प्रेडिक्शन करें, कि हम साथ में ये भी समझने की कोशिश करें कि ग्रह चाल क्या चल रही है इस समय, जो है ट्रांजिट क्या है जैसे वक्री ग्रह हो गया तो क्या हो गया, वक्री ग्रह हो गया तो बेसिकली फैक्ट क्या है उसमें, तो वो क्यों ज़्यादा असर कर रहा है, या उच्च का हो जाएगा तो क्या वक्री होगा तो क्या हो जाएगा, और नीच का होगा तो क्या हो जाएगा, उसको समझ में आना चाहिए, एक इमेजिनेशन बननी चाहिए, तब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसी जैसी इमेजिनेशन बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, उसका जो प्रेडिक्शन का जो तरीका है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं घुसे कि हमने जी गणना, हमने सूक्ष्म दशा कर ली, प्राण दशा कर ली, और उसके ऊपर कर ली, और उससे जो है हम सेकंड्स का बताने लग गए हैं, ये सब गलत है। अच्छा। जितनी मैथमेटिक्स ज़्यादा जाएंगे उतना ही गलत है। आप ज्योतिष को ग्रहों से रिलेट कीजिए, जो मैथमेटिक्स से नहीं। बिल्कुल सही बात है कि ग्रहों से रिलेट करना है। हाँ। राइट। सर, बहुत सी चीज़ें तो हम ज्योतिषी के पास जाके पता करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, पर लोग कहते हैं कि यार कोई ऐसी चीज़ बताओ जो हम खुद ही समझ जाएं कि हमारी लाइफ में कब अप एंड डाउन आने हैं, या कोई मेजर चीज़ नहीं आनी, तो छोटी मोटी चीज़ें हम समझ जाएं, तो किस तरीके से लोग उसको समझ सकते हैं? देखिए, जो मेजर प्लैनेट है ना, इसमें एक ही प्लैनेट है, वो है शनि। दुख देने वाला, जो कष्ट देता है ना, जो शनि का कष्ट जो है ना, वो झेलता नहीं है। और वो आ गया एक राशि में तो 2.5 साल के लिए आ गया, तो 2.5 साल तक अच्छा खासा प्रॉब्लम देता है। तो उसको संभालने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। उससे मतलब जब भी थोड़ा सा, अगर ज्योतिषियों के लिए भी ये सलाह है कि शनि के गोचर को अवश्य देखें। शनि का गोचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फिर बृहस्पति का गोचर है, फिर राहु का गोचर है, बाकी मेजर प्लैनेट्स तो यही हैं। बाकी फिर तो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हो जाते हैं, सन, मार्स, मरकरी, सब फास्ट मूविंग हो जाते हैं। तो उनको अगर एक बार को साइड भी कर दें, तो हम जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनको अगर कंसंट्रेट करें और उनके अनुसार, फिर गुरु तो शुभ ग्रह है, तो राहु वहाँ के फल देता है जहाँ पे वो बैठा होता है। तो इसलिए मेन जो प्लैनेट रहता है वो शनि है। शनि का सबसे ज़्यादा असर होता है। शनि, मान लो चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठा हुआ है, शनि अष्टम में आ जाए तो चंद्रमा से भी और लगन से भी, दोनों से उसकी ढैया हो जाती है अष्टम। वो आदमी त्राही त्राही कर जाता है। तो
ऐसे में हमें शनि के उपाय, और शनि के उपाय फलीभूत भी बड़ी जल्दी होते हैं, अच्छे से जल्दी से उसका फल भी मिलता है। तो शनिवार को तेल का दान करना है। हनुमान चालीसा, जो हनुमान जी इसके बड़े हनुमान जी की उपासना बहुत जो है ज़रूरी है। सबसे अच्छी मानी गई है। हाँ हाँ हाँ। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। तो और जो भी है हनुमान जी की सेवा करें, शनिदेव की सेवा करें, और जो पीड़ित हैं या डाउन ट्रॉडन हैं, जो लेबर क्लास है, उनकी सेवा करें, तो उससे शनि बहुत अच्छे हो होते जाते हैं, सुख देते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय तो शनि का है मेरे ख्याल से। वो शनि अगर साथ देने लग जाए तो आप वो देते भी बहुत हैं, रंग से राजा बन सकते हैं। हाँ। शनिदेव की खासियत है कि वो देते भी बहुत हैं। सर, एक चीज़ मेरे मन में एक सवाल और है कि हम कुंडली पूरी प्रिडिक्ट कर देते हैं और उस व्यक्ति के भविष्य में या उसके पास्ट में वैसा कुछ नहीं होता, तो इसके लिए हमें बिल्कुल एक्यूरेट बर्थ टाइम होना ज़रूरी है? देखिए, आप एक सेकंड, आप जैसे ट्विंस होते हैं, उनमें 1 मिनट का फ़र्क होता है, आधा मिनट का फ़र्क होता है, तो आप कितनी बार उनको सही से बता पाते हैं? नहीं बता पाते। हर एक साइंस की एक लिमिटेशन होती है, एक ज्योतिष की एक लिमिटेशन है कि आप हर मिनट के डिफरेंस में आप कुछ नहीं बता सकते। नॉर्मली तो जैसे कि यह है कि यहाँ पे लगन सेम हो जाए तो काफ़ी हद तक आपकी प्रेडिक्शन वही रहने वाली है। हाँ, बिल्कुल। तो लगन की प्लस माइनस 1 आवर कह लीजिए, 2 घंटे के लगन होता है तो प्लस माइनस 1 आवर, तो वहाँ तक तो आपके स्मूथ ग्रॉसली आपकी प्रेडिक्शन सेम रहने वाली है। लेकिन उसमें भी ये कह दीजिए कि चलित में चले जाएंगे कुछ ग्रह, तो प्लस माइनस 10 मिनट 15 मिनट तक आपको नॉर्मली फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें उतना लेना, फिर प्लेस ऑफ बर्थ भी तो हम कितना एक्यूरेट ले सकते हैं, हम कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्ट प्लेस के ले लेंगे, और फिर टाइम ऑफ बर्थ कितना भी एक्यूरेट हो जाए, आप सेकंड्स में तो मेज़र नहीं कर रहे, मिनट में ही मेज़र कर रहे हैं, एक उसमें भी एक आध मिनट तो प्लस माइनस हो ही सकता है। तो इसलिए हमें उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और फिर उसे प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि क्या हमारे ग्रह जो है उसके अनुसार फल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर फल दे रहे हैं तो ठीक है प्रेडिक्शन, नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए 2-4 मिनट आगे पीछे करके। नहीं सर, जैसे लोग कहते हैं ना, एक टाइम पे राजा भी पैदा होता है, एक टाइम पे भिखारी की बच्चा भी होता है, एक ही टाइम है तो इतना डिफरेंस, तो मैं इसको समझती हूँ कि इससे कर्मा थ्योरी, प्रारब्ध और कर्मा भी यहाँ फिर काम कर्म करेगा। तो है ही है, बिल्कुल है। ज्योतिषी प्रारब्ध और नहीं, कर्म खाली प्रारब्ध और एक ग्रह मतलब एक बताते हैं कि आपका हाँ, उतार या चढ़ाव कब होगा, हाँ, कब नहीं होगा। तो वो चढ़ाव अगर अच्छा है तो गरीब के लिए भी है और उतना अमीर के लिए भी है। हाँ। तो अमीर के लिए चढ़ाव वो दूसरे लेवल उसके का होगा, लेवल का है, उसका लेवल का हाँ। होगा। ठीक बात है। तो आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मेरे ही फील्ड के सर हैं, मेरा ही फील्ड है ज्योतिष, तो आज बहुत मज़ा आया मुझे सर से, और बहुत कुछ नया हर बार जानने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के सामने बैठता है तो कुछ सीख के ही जाता है। तो आज मैंने सर से बहुत कुछ सीखा नया, और उम्मीद है आप लोगों को भी आने वाली कई चीज़ों की क्लियरिटी हुई होगी, क्योंकि हम रोज़ सुनते हैं ये होगा, ज़्यादातर नेगेटिव ही सुनते हैं, पर जो सर ने बताया है वो बिल्कुल बैलेंस था, ना नेगेटिविटी थी उसमें। उन्होंने बिल्कुल सही बात कुंडली से कनेक्ट करके बताई, हर कंट्री की, हर पॉलिटिशियन की। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सब इनवाइट किया और हमें मौका दिया। थैंक यू। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी और नए व्यक्तित्व के साथ आपसे मिलेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।